मेरी नौकरी एक अजीब सी नौकरी है। शायद ऐसी नौकरी बहुत कम ही लोग करते होंगे। मैं ऐसा काम करता हूँ। ना तो उस इंसान से मेरी कोई जाति दुश्मनी होती है, ना ही मैं उस इंसान को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसको मौत के घाट उतारना होता है। पर क्या करें, यह तो हमारी नौकरी है। मैं अपनी जिंदगी की ऐसी हकीकत बताऊंगा कि आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैंने इस कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरे दिल में यह एक बोझ की तरह है। अगर मैं आज यह कहानी लोगों को नहीं बताऊंगा तो शायद मैं मर भी नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरी उम्र अब 80 साल की हो गई है और मैं रिटायर भी हो गया हूँ। लेकिन यह कहानी मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि लोगों को भी इस इंसान के बारे में पता होना चाहिए। मैं इस इंसान को अच्छा भी नहीं कहूंगा और इसके बारे में बताना भी चाहता हूँ कि जैसी बहादुरी इस इंसान के अंदर है, शायद आप लोगों ने ऐसी बहादुरी कभी नहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी। तो मैं आप लोगों से इस कहानी के अंत में आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोग इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इसने जो भी किया वह गलत किया या ठीक? तो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। सुबह के 5 बज चुके थे। आज हमने एक कैदी को फांसी की सजा देनी थी। आज बहुत ही सर्दी थी। फांसी घाट के ऊपर जो छत बनी थी वह भी टूट चुकी थी और सर्द हवाएं चल रही थी, क्योंकि यह फांसी घाट जेल से बहुत दूर इलाके में बनी हुई थी। इस कैदी का नाम समीर था। इसने अपने ही सगे चाचा को इस दुनिया से विदा कर दिया था। उसे फांसी की सजा दी गई थी और आज उसका वक्त आ चुका था और आज वह अपनी जेल की सजा काटकर फांसी घाट तक पहुंच चुका था और हम सब आज सुबह ही उसे घाट की तरफ ले जा रहे थे। मैं इस जेल का जेलर था। ऐसे माहौल में ज्यादातर हर तरफ चुप्पी छाई होती है। कैदी भी बहुत परेशान होता है, डरा हुआ होता है। कुछ लोग डरते और चीखते चिल्लाते भी थे, लेकिन यह आदमी बिल्कुल चुपचाप सीधा सीधा चल रहा था। ऐसे चल रहा था जैसे इसको कहा गया हो कि आपको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। आप आकर अपना पुरस्कार ले जाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। आंखों में एक पल के लिए भी डर नहीं था। मौत बड़ी अजीब चीज होती है। बहादुर से बहादुर इंसान को भी मौत से डर लगता है। यह इंसान मौत से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ऐसा नहीं था वह अपने जज्बात छुपा रहा हो। उसके अंदर डर के जज्बात थे ही नहीं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, यह समस्या क्या है? जब उसे थोड़ा करीब लेकर आया तो मैं उसके बिल्कुल साथ ही खड़ा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें रोना नहीं आ रहा तो कम से कम अपनी मुस्कुराहट तो छुपाओ। क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मेरी मुस्कुराहट की वजह अगर आप जान जाए तो आप भी हैरान रह जाएंगे। मैंने सुना है कि इस पॉइंट पर मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी। वह एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसका कद बहुत लंबा था। 6.5 फीट का आदमी था और वह मिस्त्री भी था। लोगों के घर बनाने का काम करता था। इतनी सर्दी थी कि वह भी सर्दी से कांप रहा था, लेकिन उसके लिए तो आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मुझे पता है कि कोई अजीब सी ख्वाहिश होगी। वैसे ज्यादातर लोग आखिरी ख्वाहिश यही करते हैं कि हमें बहुत सारा खाना खाना है या फिर किसी अपने से मिलना है, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बुलाया था। इतना तो हमें पता था कि उसका एक परिवार जरूर था, लेकिन उसे मिलने के लिए भी यहाँ कोई नहीं आया था। यह आदमी ऐसे ही लग रहा था जैसे गांव के लोग होते हैं, सारी जिंदगी खेती बाड़ी करते हैं। उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश बड़ी अजीब है। क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? मैंने कहा कि हाँ, पूरी कर देंगे। उसने कहा कि नहीं, मेरी यह ऐसी ख्वाहिश है कि जो आपको खुद ही पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मेरी फांसी यानी कि मेरे मौत के पूरे 4 महीने बाद आप जाकर मेरी कब्र को जरूर खुलवाएगा और देखेंगे उसके अंदर क्या मामला है। मैंने कहा, यह कैसी ख्वाहिश है तुम्हारी? उसके मुंह से यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ था। उसने कहा कि यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। उसने कहा कि फिर पूरे 4 महीने बाद आप मेरी कब्र को जरूर खुलवाएगा। मेरी कब्र खुदाई करने की इजाजत मैं आपको अपनी जिंदगी में ही देता हूँ और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने यह ख्वाहिश क्यों की थी। मैंने कहा, ठीक है। और उसकी फाइल में मैंने यह भी लिख दिया कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हमें पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ता है। इस फाइल में उसके घर का पता भी था और उसके बारे में मालूमात भी थी। वह आदमी इस दुनिया से चला गया। जैसे कि इस जेल में फांसी दी जाती थी, इस तरह का माहौल हो जाता था।
जैसे कि दुनिया आज खामोश हो गई हो। उसके बाद उसकी मैयत को उसके घर भिजवा दिया गया था और मैं अपने कामों में लग गया था। लेकिन आज इस बात को करीब 2 महीने बीत गए थे और वह हमेशा मेरे ख्वाबों ख्यालों में रहता था। मैं उसके बारे में सोचता रहता था। कभी कभी मैं बार बार कैलेंडर को देखता और सोचता कि 4 महीने पूरे होने के बाद उसने कहा था कि मेरे कब्र को खोदो। मैंने सोचा यह भी तो हो सकता था, क्या पता वो मरने से पहले ऐसे ही कोई उल्टी सीधी दलीलें की फेंक रहा हो। मरने तो वैसे ही लगा हूं, क्यों ना कोई अजीब सी बात करके इस दुनिया से चला जाऊं। लेकिन फिर भी मुझे उसकी कब्र खुदवाने की इजाजत उसने खुद ही दी थी और मैं यह काम करना चाहता था। जैसे ही वक्त पूरा हुआ और 4 महीने हो गए, मैं उसकी कब्र खुदवाने के लिए चल पड़ा। मैं अपने साथ पूरी टीम लेकर गया था। मुझे काफी सारे लोगों की जरूरत थी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन रखा था। मैं देखना चाहता था कि उसकी कब्र के अंदर क्या मामला है। कहीं यह तो साबित नहीं करना चाहता कि वह बेकसूर था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया था। उसने बड़े पापा को इस दुनिया से भेज दिया था। उसने कहा था कि मुझे अपने हक में और कुछ नहीं बोलना। आप लोग मुझे जो चाहे सजा दीजिए। उसका चेहरा अभी भी मेरे आंखों के सामने था। मेरे साथ 2 लोग थे। मैंने उनको इशारा किया था कब्र को खोदने का काम शुरू किया जाए। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक मौलवी साहब आए। उन्होंने कहा कि यह सब क्या कर रहे हो? यह सब करना बहुत गुनाह है। आप लोग किसकी परमिशन से यह सब कर रहे हो? तो मैंने कहा इस कब्र को खोदा जा रहा है और मरने वाला खुद इसका परमिशन देकर गया है। मैंने कहा कि उसने खुद इजाजत दी थी इस बात की। पर मौलवी साहब भी हैरान हुए। ये कैसा आदमी था जो मरने से पहले ये इजाजत दे गया था कि मेरी कब्र खोद कर देख लेना। लेकिन पुलिस वाले थे। इस मौलवी ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। वह भी वहां पर खड़े हो गए। काम शुरू हो गया। मैं बेचैनी से देख रहा था कि आखिर उसके कब्र में ऐसा क्या होने वाला है। वैसे तो इस तरह के कब्र को जब खोदा जाता है तो उसमें बदबू जरूर आती है, क्योंकि अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे। लेकिन उसकी कब्र के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौलवी साहब कहने लगे, लगता है कोई नेक बंदा था, अभी तक बदबू नहीं आई। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता। उसने सिर्फ यह साबित करने के लिए हमें कब्र खोदने की बात की थी कि वह एक नेक बंदा था। उसके अंदर ऐसी कौन सी नेक थी? वह तो एक आम सा इंसान था। जब तक वह जेल में रहा, हमने तो उसे कभी नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा था, या उसने कोई कुरान पढ़ा हो। जबकि कैदी को सजा मौत सुना दी जाती है तो वह नमाज कुरान का पाबंद हो जाता है। वह इसलिए कि अब खुदा के पास जाना है तो क्या मुंह लेकर जाएंगे। थोड़ी देर के बाद कब्र पूरी तरह से खोल दी गई थी। अब सीमेंट की सीलियां हटाने का टाइम आ गया था। जब सीमेंट की सीलियां हटाई गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं जल्दी से वहां से भाग खड़ा हुआ। सब लोग हैरान रह गए थे। मौलवी साहब ने अपने कानों को हाथ लगाया था। मुझे उसके घर जाना था। मुझे उसका घर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई। उसका घर बहुत छोटा सा था। मुझे एक मोहल्ले के बच्चे ने बताया कि यह मिस्त्री समीर का घर है। जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैं काफी हैरान हुआ। घर तो बहुत ही बुरे हाल में था। दरवाजे के आगे एक फटा हुआ मैला कुचला सा पर्दा लटका हुआ था और दरवाजा भी कच्चे लोहे का था, जिसको जगह जगह से जंग लग गया था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। उसने कहा कि कौन है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैंने कहा, माँ जी मैं हूं। उसने कहा कि जो भी हो, अंदर आ जाओ बेटा। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया। शायद उस घर में 2 ही कमरे थे और एक छोटा सा किचन था। घर में से अजीब तरह की बदबू आ रही थी और बाहर छोटे से आंगन में वह बूढ़ी औरत बैठी थी, कपड़े सी रही थी। उसकी आंखों पर जो चश्मा लगा था, उससे अंदाजा हो रहा था कि उसकी नजर बहुत खराब थी और यह काम उसके करने का नहीं था, लेकिन फिर भी वह इस काम में मग्न थी। मेरी तरफ उसका ध्यान हुआ तो कहने लगी, जी किससे मिलना है आपको को? मैंने कहा कि मेरा नाम रमन है। मैं आपके बेटे के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आया हूँ। उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे के बारे में सुनकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसने कहा, 4 महीने बाद आज पहली बार कोई उसके बारे में बात करने आया है, वरना जो भी आया अफसोस करने ही आया। मैंने कहा, जी मुझे मालूम है अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ जानना है, क्या आप मुझे बताएगी? उसने कहा कि एक माँ अपने बेटे के बारे में बताने से भला क्यों घबराएगी।
मुझे तो अच्छा लगता है जब कोई उसकी बात करता है। वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और ना ही उसके यादें है। मैंने एक नजर सामने देखा तो एक औरत दरवाजे से छुपकर मुझे देख रही थी और उस औरत की उम्र लगभग 20 से 25 साल का मालूम होती थी। शायद वह शादीशुदा थी। घर में एक छोटा सा टूटा फूटा सा वॉकर भी पड़ा हुआ था। मालूम होता था कि शायद इस घर में कोई छोटा बच्चा भी है। यह बच्चा किसका था? कहीं यह बच्चा समीर का तो नहीं था? अगर था तो वह बच्चा अब यतीम हो चुका था। उस औरत ने जब मुझे देखा मैं उसे देख रहा हूं तो वह दरवाजे के पीछे छुप गई। बूढ़ी माँ ने भी यह मंजर देख लिया। उसने कहा कि यह समीर की विधवा बीवी है और यह किसी अजनबी से ज्यादा बात नहीं करती, बहुत बीमार है और बहुत परेशान रहती है। इसलिए मैं बड़ी परेशान हूं बेटा। मुझे उस बूढ़ी मजबूर औरत ने बैठने को कहा। मैंने कहा, माँ जी, क्या आप मुझे बता सकती है कि उसने यह सब कुछ क्यों किया था और वह किस तरह का आदमी था? तो उसने कहा कि हाँ, यह सब उसने क्यों किया, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। मैंने कहा, मैं यह कहानी सुनने के लिए आया हूं। उसने कहा, यह तो बहुत लंबी कहानी है। और वह बूढ़ी औरत मुझे अपने बेटे की कहानी सुनाने लगी। उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा समझदार था, वह आम आदमी नहीं था। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि हम जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, मेरा बेटा हम लोगों में से नहीं था, ना हम लोग में से था, थोड़ा बिल्कुल अलग था। उसे हर चीज बहुत जल्दी आ जाया करती थी। वह 5वीं क्लास में था, लेकिन उसने 6ठी क्लास का पूरा पेपर पूरा कर दिया था। उसकी क्लास की टीचर ने मुझे बुलाकर मुझसे बहुत कुछ जानने की कोशिश की और मेरे बेटे को 2 साल आगे बढ़ा दिया, यानी कि उसको 8वीं कक्षा में कर दिया। वह ज्यादा तो नहीं पढ़ा, 12वीं करके उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसको हर चीज सीखने का बहुत जज्बा था। उसने राजमिस्त्री का काम सीखना शुरू कर दिया और वह छोटी सी छोटी जगह में भी इतना अच्छा घर बना दिया करता था। मेरा बेटा बहुत समझदार था। एक दफा जो काम देख लेता, उसे वह काम जल्दी से करना आ जाता था। एक नहीं, बहुत से कामों में माहिर था। ऐसा कोई काम नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। कुछ लोग होते हैं ना, जो आम लोगों से ज्यादा अक्लमंद होते हैं, ऐसा था मेरा बेटा। मैं समझ गया बूढ़ी माँ क्या कहना चाह रही थी। इसका मतलब कि वाकई वह बहुत समझदार आदमी था और उसको देखकर भी अंदाजा होता था। वह बातें ही ऐसी करता था। मैं जो ये आया था उसके पीछे भी तो कोई छोटी बात नहीं थी। उसने कहा, वह बहुत कम उम्र में ही मेहनत मजदूरी करने लगा और हम सबका पेट पालने लगा था। फिर मैंने उसकी शादी करवा दी। अल्लाह ने उसको जवानी में ही औलाद से नवाज दिया था, लेकिन हमेशा से उसके पास कुछ कागजात होते थे जिनके ऊपर कोई नक्शा जैसा बना रहता था। वह कहता था कि जिस दिन वह नक्शे बिक जाएंगे उस दिन हम अमीर हो जाएंगे। मुझे तो बेटा समझ नहीं आती थी कि यह सब क्या था, लेकिन वह उस नक्शा का अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करता था और कहता था कि किसी बड़ी कंपनी के पास जाऊंगा और उनको यह सब दिखाऊंगा, वह मुझे लाखों रुपए में खरीद लेंगे। लेकिन अगर इस गांव में बैठा रहा तो फिर कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पर अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। मैं एक बूढ़ी औरत थी और सीधी साधी थी। बस वह पैसे ले आता और हमारा घर खर्च चल जाता। मुझे इस बात से तसल्ली हो जाती थी। घर तो अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर हमारे इस घर को किसी की नजर लग गई। मेरे पति ने अपने बड़े भाई से कुछ कर्जा लिया था और यह घर बना लिया था। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया तो मेरा जेठ यहाँ पर आ गया और हमें धमकाने लगा। उसने कहा कि कर्जा वापस करो या फिर यह घर वापस करो। हम गरीब लोग थे बेटा, हमारे पास सिर्फ एक ही घर ही था और तुम देखो यह घर क्या घर कहलाने के काबिल है। लेकिन फिर भी हमारे सर पर एक छत था, इसलिए हम इस घर को नहीं दे सकते थे। हमने उसे जितने पैसे लिए थे, ये घर तो उससे कहीं ज्यादा महंगा था। लेकिन वह चालाकी कर रहा था और कह रहा था कि मुझे यह घर दे दो और तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा सिर्फ 7 लाख था और यह घर आज की तारीख में 50 लाख रुपए का है। वह अच्छे भले थे तो उन्होंने यह घर बनाया था। बस इसी तरह लड़ाई झगड़ा होने लगा। पहले हमारे घर वह खुद आता था, फिर उसने हमारे घर बंदे भेजना शुरू कर दिया और एक दिन तो बहुत बुरा हुआ। एक दिन वह खुद ही घर में दाखिल हो गया। समीर की बीवी घर में अकेली थी। वह बार बार वह दरवाजे पीटने लगा। जब दरवाजा नहीं खुला तो वह दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। यह बेचारी बहुत ज्यादा डर गई। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब हम लोग वापस आए तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था।
फिर उसने हमें सारी बात बताई। मैंने इससे कहा भी अपने जुबान को बंद रख, मर्दों को ऐसी बातें नहीं बताते, वह गुस्से में आकर कुछ कर बैठेगा। फिर उसने समीर को भी बता दिया, तुम्हारे बड़े पापा ने मुझ पर बुरी नजर डाली थी। बस समीर इस टाइम भाग उठा और जाकर अपने बड़े पापा को इस दुनिया से रवाना कर डाला। मैं यह नहीं कहती थी कि उसने बहुत अच्छा काम किया, बड़े पापा तो बाप की जगह होते हैं, लेकिन जब बड़े ही अपने घर की औरतों पर बुरी नजर रखे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। जवान खून था बेटा, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। वह भाग के वापस आया था। उसने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना है। पर मैं आप लोगों से वादा करता हूं, सब कुछ ठीक हो रहेगा। मैंने आज तक उसकी यह बात नहीं समझ पाई कि जब वह इस दुनिया से चला जाएगा तो कैसे सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि हमें पता था कि अगर पुलिस वाले उसे पकड़ ले गए तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। पर वह जाते जाते ही कह रहा था कि आप लोग हिम्मत नहीं हारना, आप लोगों को डरना नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। वह तो चला गया मिट्टी के नीचे, अब कहाँ से आएगा मेरा बेटा। मैंने कहा, एक जरूरी बात है, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता। आपका बेटा बहुत अक्लमंद आदमी था, वह जो भी कह रहा था वह झूठ नहीं था। उसने जो कहा था उसका कोई ना कोई मतलब जरूर निकलता है। उसको समझने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। फिर मैं उन लोगों को यह भी बताया कि आपके बेटे की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। इस बात पर वह औरत भी हैरान हुई। उसने कहा, फिर क्या तुमने कब्र खुदी है? मैंने कहा कि हाँ जी, लेकिन उसने खुद इजाजत दी थी और मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकता मामला क्या है। पर आपने कहा है कि आपके बेटे के पास कुछ नक्शे थे जिनको वह हमेशा खुद से दूर नहीं करता था। क्या मुझे वह नक्शे मिल सकते हैं? उस बूढ़ी औरत ने मुझे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि उसके पास उसके बेटे की यही आखिरी निशानी थी। मैंने कहा, मैं एक बार देखकर आप लोगों को वापस कर दूंगा। तो उसने अपने बहू को इशारा किया। थोड़ी देर के बाद उसने नक्शे बाहर भिजवा दिए थे। मैंने देखा एक बड़ी सी मोटी सी किताब थी जिसके अंदर उसने बड़े बड़े कागज रखे थे। उसका काफी वजन था। मैंने उनको कहा कि मैं थोड़ी देर के बाद आपकी अमानत आपको वापस कर जाऊंगा, और जो आपके बेटे ने मुझसे कहा था मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, आप लोगों को परेशान नहीं होना। अब मैं फिर से उस कब्र की तरफ चल पड़ा था और वहां पर जो मजदूर खड़े थे उससे मुझे फिर से काम करवाना था। मैंने उनको इशारा किया और कहा कि इस कब्र को आसपास से खोदो, तो वह लोग हैरान हुए। मैंने कहा कि समीर की मैयत को दफन करने के वक्त कब्रिस्तान के कब्र खोदने वाले को भी बुलाकर लाओ। जब उस कब्र खोदने वाले को बुलाकर लाया गया तो उसके चेहरे से पहले ही झलक रहा था जैसे वह मुजरिम हो। मैंने कहा, क्या मालूम है, तुम समीर को जानते हो? पहले तो वह डर रहा था, फिर कहने लगा, जानता हूं, वह मेरा जिगरी दोस्त था, मेरा बचपन का यार था, हम एक दूसरे के दुख के साथी थे। मैंने कहा, तभी तुमने यह सब कुछ किया है? उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उसने खुद किया था, मैंने तो बस उसकी मदद की थी। मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि ऐसे मदद करने के जुर्म में मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। तो उसने कहा, नहीं साहब जी, मुझे यह पता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं चुप हो गया, क्योंकि बात उसकी सही थी। असल मामला यह था, जब समीर की कब्र को खोदा गया तो कब्र अंदर से बिल्कुल खाली थी, इसलिए तो हमें इस कब्र में से ना कोई बदबू आई और ना ही हमें कोई अजीब मंजर देखने को मिला था, क्योंकि समीर अपनी कब्र के अंदर था ही नहीं। और जो उस आदमी ने हमें नक्शा दिया था वह कहता था कि अनवर बहुत ज्यादा समझदार और टैलेंट वाला आदमी था, एक बहुत अच्छा मिस्त्री था, लोगों के घर बनाया करता था। इसी बात पर मशहूर था, वह छोटे से छोटे जगह पर भी बड़ी अच्छी अच्छी घर के नक्शे बना देता था। लोग देखते रह जाते थे और वहां पर ऐसा घर बनाता था कि हॉल भी डाल देता था, किचन भी निकाल लेता था, आंगन भी निकाल देता था। सब लोग हैरान होते थे, छोटी सी जगह पर उसने कितने सफाई से इतनी खूबसूरती से घर बना डाला है, जरा सा भी कोई जगह बर्बाद नहीं किया। ऐसा ही उसका टैलेंट था और यही उसने किया था। उसने अपनी कब्र के अंदर से एक रास्ता बनाया था और रास्ता दूसरे तरफ से निकाल दिया था। यानी जब हम लोगों ने उसको कब्र में डाला था वह कब्र के अंदर से किसी सुरंग की तरह रास्ते से निकलकर भाग गया था। लेकिन सवाल यह था कि जब हमने उसे फांसी दी तो वह बच कैसे गया? उसका जवाब भी मुझे मिल गया था, वह यह कि शायद वह मरा ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने उस कब्र खोदने वाले से कहा कि अब वह कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा,
मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसको कुछ नहीं करूंगा। हम उसे दोबारा फांसी नहीं देंगे, पर तुम मुझे बताओ कि वह कहाँ है। फिर उसने मुझे बताया कि यहाँ से दूर एक गांव है, वहां पर है। मैं इस बार अकेला ही उस गांव की तरफ चल पड़ा। जो रास्ता मुझे बताया गया था, मैं वहां पहुंच गया था। सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरे सामने समीर खड़ा था। यह कैसे हो सकता था? हमने तो उसे फांसी दी थी, उसकी लाश को उठाकर उसके घर वालों के पास भेज दिया था। फिर वह कैसे बच गया? लेकिन उसके चेहरे पर आज भी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, जेलर साहब, आप आ जाइए, मैं आपको अच्छी सी दूध की चाय पिलाता हूँ। उसके कपड़े और हालात से लग रहा था वह कोई मेहनत का काम कर रहा था। मैंने सामने देखा तो एक छोटा सा घर बना रहा था। उस घर के अंदर ही दाखिल हो गया। जब मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो हैरान हो गया। यह घर ना हो जैसे कोई महल हो, इतनी छोटी सी जगह पर ऐसा घर बनाया था जैसे कोई महल होता है। उसने मेरे सामने दूध की चाय रखी और कहा कि पी लीजिए साहब, डरिए मत साहब, मैं आपको नहीं मारना चाहता। मैंने कहा कि यह सब क्या है? उसने कहा कि बड़ी सर्दी थी उस दिन, और आपको पता है कि जब तक हड्डी नहीं टूटती इंसान दुनिया से नहीं जाता। और मैं लंबा कद का इंसान था, सर्दी में हड्डी टूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जनाब, मेरी किस्मत थी, मैं बच गया। थोड़ी अदाकारी कर ली थी। और यह तो आपको पता है कि अब आप मुझे दोबारा कानून के नीचे नहीं ला सकते। मैं बुरी तरह से हैरान था। अपनी मुट्ठियों को भींचकर मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम्हें भी यह पता है? उसने कहा कि हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून के तहत अगर आप किसी मुजरिम को फांसी की सजा सुना देते हैं, लेकिन फांसी के वक्त या तो उसकी रस्सी टूट जाती है या फिर फांसी देने के बावजूद भी वह बच जाता है, तो आप उसे दोबारा कानून के नीचे नहीं ला सकते। आपको उसको बाइज्जत बारी करना पड़ता है। इसलिए अब समीर को कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा कि मैं सारी दुनिया के लिए मर गया हूँ, लेकिन अभी जिंदा हूँ, घर बना रहा हूँ। यहाँ से जाऊंगा तो अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों और अपनी माँ को वापस ले आऊंगा। इस घर को बनाने में मुझे 4 महीने लग गए। अभी 20 दिन बाकी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आराम और तसल्ली में रहेंगे। मैंने यहाँ पर अपना नाम भी किसी को नहीं बताया और थोड़ा हुलिया भी बदल लिया। उसने चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा ली थी। मैंने कहा, लेकिन तुमने गुनाह तो किया था, फिर सजा से बचने के लिए यह सब कुछ क्यों किया? उसने कहा कि हाँ, मैं गुनाह तो किया था, लेकिन जिसको मारा था उसने भी तो गुनाह किया था। वह कोई अच्छा आदमी नहीं था। फिर इंसान बचने के लिए यही सब कुछ करता है साहब। आपका कानून अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इस बात पर मैं हैरान हूं कि तुमने यह सब कुछ मुझे क्यों बताया। तुम तो चुपचाप निकल ही गए थे और यहाँ पर अपनी जिंदगी भी बिता रहे थे। तो उसने कहा, अगर मैं आपको यह सब कुछ नहीं बताता तो फिर आपको यह कैसे पता चलता कि मैं क्या चीज हूं? इस बात पर वह हंसने लगा। मेरी भी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर सज गई थी। मैंने कहा, वाकई तुम चीज तो हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मेरा साला बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है। मैंने उससे बात की और कहा कि एक आदमी है जो तुम्हारे काम के कमाल की महारत रखता है। वह भी हैरान हुआ। उसने कहा कि फिर उसे मेरे पास भेजो, मेरे पास उसके लिए काम है। हमने उसको नौकरी पर रख लिया। आज इस बात को काफी साल हो गए हैं। वह वहीं पर रहता है, अपनी बीवी बच्चों को भी ले गया है। इस बात के बारे में सोचकर मैं हैरान होता हूँ। जब उसकी माँ ने देखा होगा कि मेरा बेटा जिंदा है तो उसने कितनी खुशी महसूस की होगी। यह कहानी मेरी जिंदगी का सबसे अजीब किस्सा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।